जब जियांग कोंग लोग बाहर को आते हैं, वहां पे गू फैंग, सिस्टर वैन, टीचर लुओ और लियान टियान सब लोग उनकी हेल्प करने वहां आए होते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें नेक्स्ट गेम की प्रैक्टिस देंगे और जो तुमने शैडो टेक्निक तैयार की है हम उस पर भरोसा करते हैं। सॉरी, पहले हमने तुम्हारी टेक्निक्स पे भरोसा नहीं किया है। तभी ली जुआन कहता है, पर आप तो केवल 4 ही लोग हो और हम तो 5 हैं। और तभी ड्रामा में एंट्री होती है असली प्रो गेमर की, जो कि है ली जियाओ फैंग। ये चाइना के टॉप ई प्लेयर्स में से एक है, यानी कि टॉप ई प्लेयर्स ही हैं। सारे लोग देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, टिप्स पूछने लगते हैं और तभी सारे लोग बैठ के प्रैक्टिस करवाने लगते हैं फीनिक्स टीम को, ताकि वो लोग अगले गेम पे अच्छा कर सके। और इनके प्रैक्टिस के नतीजे में वो एक के बाद एक करके सारे गेम जीत जाते हैं और बस अब एक ही गेम बचता है, जो कि होता है वीएनजी के अगेंस्ट। और अगर ये लोग वो गेम जीत जाएंगे तो ये लोग वर्ल्ड फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। जियांग कोंग और उसकी पूरी की पूरी टीम इन सारे सीनियर्स को थैंक्स बोलती है और खास करके ली जियाओ फैंग को कि उन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला उनको इतनी सारी टेक्निक सिखाने के लिए। ली जियाओ फैंग भी बोलता है कि मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा सपोर्टिव ब्रदर्स हैं, इतने ज़्यादा सपोर्टिव सीनियर्स हैं। बस गेम पे एक ही चीज़ याद रखना कि तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। जो तुम्हारा वीक पॉइंट है उसे तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है और सारी चीज़ें तुम्हारी हाथ में होंगी। और इधर वीएनजी भी अपने मैच की तैयारी कर रही होती है, पर जब दूसरे लोग बात नहीं मानते तो क्यू यू उन्हें मार रहा होता है। ये चीज लू शैंग को पसंद नहीं आती, वो उससे आर्ग्यू करने लग जाता है तो क्यू यू लू शैंग को ही मारने लग जाता है। तभी टैंगवू कहता है, अगर तुमने फिर से किसी को मारा ना तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा सब लोगों को जो भी उस दिन प्रैक्टिस रूम में हुई थी और मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि को समझ आ जाता है, अरे ये तो स्ट्रेटजी लीक होने वाले की बात कर रहा है और वो भी टोंगवू के पीछे भागता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। बाद में टोंगवू और लू शैंग साथ में बैठे होते हैं तो लू शैंग पूछता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। टोंगवू कहता है कि टेक्निक दरअसल क्यूयिंग ने लीक नहीं किया बल्कि क्यूयू ने लीक की है। यहाँ तक कि मैंने तो क्यूयू को देखा था कि वो कियाओजिन को सारी की सारी रिकॉर्डिंग दे रहा था। लू शैंग बोलता है कि पहले क्यों नहीं बोला तूने, तो टैंगवू बोलता है मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और तभी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं टीचर लुओ के पास जाने का, क्योंकि टीचर लुओ ही इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो उनसे मिलते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं और टैंग वो ये तक बताता है कि उसने अपनी आंखों से क्यू यू और कियाओजिन को देखा है होटल पे मिलते हुए और रिकॉर्डिंग एक्सचेंज करते हुए। टीचर लुओ कहता है कि चलो हम होटल की लॉबी के कैमरे को देखेंगे और प्रूव करेंगे कि ये सच है या नहीं है, और सब के सब निकल पड़ते हैं। टीचर लुओ इसके बाद क्यूइंग को मिलते हैं। वो सिर्फ सारी चीज़ें तो नहीं बताते, पर बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अब सही जा रही है और बहुत सारे नए क्लूज मिले हैं, तो शायद तुम्हारे सर पे से ये इल्ज़ाम हट जाएगा। क्यूइंग कहती है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो गई तो मैं दोबारा से कमेंट्री करने लग जाऊंगी, क्योंकि वो तो मेरा ड्रीम है ना। और बस दूसरे ही दिन टाइम आ जाता है जब वीएनजी और फीनिक्स के बीच में मैच होता है। वीएनजी जहाँ पे बहुत ही टेंशन में खेल रही होती है, हड़बड़ी में खेल रही होती है, उनकी टेक्निक्स बहुत सारी मिक्सअप हो रही होती है, और वहीं इधर फीनिक्स अपने मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए बेफिक्र होके मज़े में खेल रही होती है, मानो उन्हें सारी की सारी चीज़ें पहले से ही पता है और उनका कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे साफ झलक रहा होता है। जियालिंग तो स्टार प्लेयर ही बन जाता है गेम का। इतने में जब क्यूइंग बाहर जाती है तो वहाँ पे जियालिंग के मम्मी पापा आए होते हैं और इस बार जियालिंग की माँ क्यूइंग को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। क्यूइंग उन्हें अंदर लेकर आती है, बताती है कि जियालिंग कहाँ पे बैठा है और वो दोनों को बैठकर ये बताने लग जाती है कि आखिर गेम में क्या चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को इस ई स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। पहला राउंड तो फीनिक्स बस ऐसे ही जीत जाते हैं। अब आती है दूसरी राउंड की बारी, जहां बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आती है। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे होते हैं कि फीनिक्स पे लोगों ने कितना शक किया था, स्पेशली जियालिंग पे लोगों ने कितना शक किया था, और अब देखो कि जियालिंग तो स्टार प्लेयर बन चुका है इस गेम का। और अपनी शैडो टेक्निक अपनाते हुए जियालिंग और पिक्सी इतना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं कि वो लोग चुटकियों में वीएनजी को हरा ही देते हैं। क्यू यू बहुत ही गुस्सा होता है इस हार से और जियालिंग तो बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है इस जीत से।
ये देख उसके माँ बाप भी बहुत ही खुश होते हैं। उसकी माँ तो इतना खुश होती है कि वो क्यूइंग को ही गले लगा लेती है। स्टेज पे आके जब जियालिंग से पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं बस अपने मॉम डैड को प्रूव करना चाहता था कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो रॉन्ग नहीं है, और शायद मैं उन्हें ये प्रूव कर पाया हूँ। वो अपनी मॉम डैड को सामने पे देखता है और जाके अपनी माँ के गले लग जाता है। और फिर एक एक करके सारे के सारे लोग फीनिक्स के साथ टीम पे इकट्ठा होके स्टेज पे चले जाते हैं और सारे ही लोगों ने मिलके फीनिक्स को इस बार जिताया होता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचाया होता है। बाद में सारे लोग मिलके इस बात का सेलिब्रेशन करते हैं और ये अपनी रिपोर्टरगिरी छोड़ नहीं सकती, तो वो सबसे दोबारा से क्वेश्चन पूछने लग जाती है एज अ रिपोर्टर। वो जियांगकोंग से पूछती है कि आपको कैसा लग रहा है कि फीनिक्स पहली बार में ही इतने सारे कंपटीशन जीती है। जियांगकोंग कहता है पहले मुझे भरोसा नहीं था, पर अपने टीममेट्स को देखकर मुझे उन पे भरोसा हुआ और उन्होंने ही मुझे अपने टेक्निक्स पर भी भरोसा करना सिखाया। मैं केवल और केवल अपनी टीम की वजह से ही जीता हूँ और फीनिक्स बहुत बहुत दूर आई है, जबकि फीनिक्स के पास कुछ भी नहीं था। उसने 0 से स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। फिर वो जियालिंग से पूछने लगती है कि उसके क्या व्यूज़ हैं इस पे। वो बोलता है मैं पहले बहुत ही दुखी था क्योंकि मैं पहले बास्केटबॉल हीरो हुआ करता था। फिर जब से मेरे पैर खराब हो गए मुझे लगा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ज़िंदगी में, पर आप लोगों के साथ रह के, फीनिक्स के साथ रह के मैंने सीखा है कि मैं अभी भी हीरो हूँ, पर ई स्पोर्ट्स पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। और ये सुन के क्यूइंग तो इमोशनली हो जाती है। फिर वो पिक्सी से पूछती है कि तुम्हारा एटीट्यूड पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, अब तुम लोगों के ज़्यादा क्लोज होने लग गए हो, तो तुम्हें कौन सा वाला पिक्सी पसंद है, ये या पहले वाला। पिक्सी कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये वाला पिक्सी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस पिक्सी ने सब लोगों के साथ मिलके खेलना सीखा है। क्यूइंग कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि तुम अपने कज़न के कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी क्यों सर्व करते थे, मुझे समझ नहीं आता था, आज मैं पूछना चाहती हूँ। और पिक्सी का यहाँ पे एक अलग ही साइड दिखाई पड़ता है। पिक्सी कहता है मुझे वो फीलिंग अच्छी लगती है जब लोग मेरी ज़रूरत फील करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे अपने पास बुलाया करते थे कॉफ़ी के लिए और उन्हें मेरी ज़रूरत होती थी कॉफ़ी पीने के लिए। और फीनिक्स में आके मुझे लगता है मेरी ये ज़रूरत पूरी हो गई क्योंकि आप सारे लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं। और पिक्सी का यहाँ पे इमोशनल साइड दिखने को पड़ता है, पर ये वह नाराज़ हो जाता है क्योंकि ये उसे कुछ पूछ ही नहीं रही होती है। फिर वो कहता है मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक मामूली डिलीवरी गाय से एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाला ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन पाया, ऑल थैंक्स टू जियांगकोंग। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। साथ ही इतने सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे बैड एटीट्यूड को झेला है, उसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और तभी लुओ टियान कहते हैं कि बस यार बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टफ हो गया, मुझे ना भूख लगी है, चलो खाना शुरू करते हैं। सब चीज़ होने के बाद जियांगकोंग और क्यूइंग वॉक पर जाते हैं और जियांगकोंग क्यूइंग को सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से क्यूइंग का कमेंटेटर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। क्यूइंग कहती है इन्वेस्टिगेशन अब पूरी होने वाली है और मैं दोबारा से कमेंट्री करने लग जाऊंगी, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो तो मेरा ही फैसला था। इतने में ही जियांगकोंग को कॉल आता है मैनेजर टोनी का और वो फटाफट से भाग के हॉस्पिटल पहुंचता है। जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो मिया की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। टोनी उसे बाहर बुलाकर सारी बातें बताता है कि कैसे मिया अपना सोलो परफॉर्मेंस दे रही थी और उसे वायर पे से लटक के एक परफॉर्मेंस करना था, पर कोऑर्डिनेटर से गलती हो गई और वो वायर टूट के नीचे गिर गया, जिससे मिया के सर में बहुत बुरी चोट लगी है। चलो डॉक्टर से पूछने चलते हैं कि क्या हुआ है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मिया के सर में पहले भी एक बार चोट लगी है और ये जो दोबारा से चोट लगी है उसको वो सेम जगह पे लगी है, जिस वजह से मिया परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकती है, वो दोबारा कभी भी नहीं देख पाएगी। ये सुनते ही जियांगकोंग बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है। क्यूइंग उसको समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है, पर जियांगकोंग कहता है नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती है। और वो बताने लगता है कि कैसे पहले जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे मिया ने एज अ स्टंट वुमेन काम किया था ताकि वो जियांगकोंग के लिए प्रोफेशनल कंप्यूटर ले सके, ताकि जियांगकोंग अपना गेम प्रैक्टिस कर सके उस कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर खरीदने के पैसे उसने स्टंट वुमेन का काम करके ही जमा किए थे, जिस वजह से उसको पहले चोट लगी थी। अगर उसको पहले चोट नहीं लगी होती जियांगकोंग की वजह से तो अभी उसके परमानेंटली ब्लाइंड होने के चांस होते ही नहीं। इसी गिल्ट के मारे वो मिया के साथ ही रह जाता है। टोनी उसे घर जाने को कहता है पर वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि मुझे मिया के पास ही रहना है और वो क्यूइंग को पूरा इग्नोर कर रहा होता है। क्यूइंग को बहुत बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ कहती नहीं।
दूसरे दिन जब मिया होश में आती है, जियांगकोंग वहाँ उसके लिए फूल लेके पहुँचता है। उसकी आवाज़ सुन के मिया बहुत खुश होती है। वो कहती है क्या टाइम हो रहा है? जियांगकोंग बताता है कि 4:30 हो रहे हैं। मिया कहती है टाइम इतना स्लोली क्यों जा रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब भी मैं अपने करियर के बारे में सोची हूँ मुझे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा से कभी उस स्टेज पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी, दोबारा कभी भी गाना नहीं गा पाऊंगी, मैं कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जियांगकोंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोबारा से देख लोगे और चिंता मत करो, अभी जल्दी से तुम आराम कर लो क्योंकि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पर वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। जियांगकोंग कहता है मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। और वो जियांगकोंग का हाथ पकड़ के सो जाती है। जब जियांगकोंग हल्के से अपना हाथ हटा रहा होता है, मिया उसका हाथ दोबारा से टाइट से पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ यहीं रहना। जियांगकोंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। पर बेचारी क्यूइंग इधर अकेली बैठी होती है। वो इंतज़ार कर रही होती है जियांगकोंग का। वो उसे कॉल भी करती है पर जियांगकोंग फ़ोन नहीं उठाता। पिक्सी जियांगकोंग के बेड में देखता है तो जियांगकोंग वहाँ नहीं होता। जब यी सुएन देखने आता है तब भी जियांगकोंग नहीं होता और इंतज़ार करते करते क्यूइंग सो ही जाती है। जियालिंग आके उसको ब्लैंकेट उड़ाता है तो वो उठ जाती है। वो जियांगलिंग से कहती है कि जाके तुम आराम कर लो, पर जियालिंग कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देख के। आखिर जियांगकोंग दूसरों की केयर कैसे कर सकता है जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? क्यूइंग बताती है कि जियांगकोंग दोषी फील करके उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि पहले जो चोट लगी थी मिया को वो जियांगकोंग की वजह से लग रही थी और जल्द ही मिया ठीक हो जाएगी तो जियांगकोंग मेरे पास वापस आ जाएगा। जियालिंग कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो जिंदगी भर मिया का ख्याल रखेगा? क्यूइंग कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मिया की आंखें वापस आ जाएंगी और वो उसे जाकर आराम करने को कहती है। जैसे ही जियालिंग जाता है इतने में ही जियांगकोंग का मैसेज आता है कि मिया अभी इमोशनली बहुत अनस्टेबल है, मुझे उसके साथ रहना होगा, तुम जल्द से जल्द आराम कर लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। और क्यूइंग यहाँ पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गेमिंग कमेटी पहुंचती है क्यूयू के पास और उसको साथ लेकर जाती है क्वेश्चनिंग के लिए। लगता है क्यूयू का सच अब सबके सामने आ ही जाएगा। दूसरी तरफ जब क्याओजिन कमेंट्री कर रही होती है उसके बाद वहां पे भी कमेटी के लोग पहुंचते हैं और क्याओजिन को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और क्याओजिन का भी पर्दाफाश हो ही जाता है। इतना सब होने के बाद भी क्याओजिन दोबारा से टीचर लुओ के सामने आती है, उनसे माफ़ी मांगने लगती है और ये भी कहती है कि मैं बाकी सारे लोगों से माफ़ी मांगूंगी इंक्लूडिंग क्यूइंग, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, तो आप प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं बहुत बहुत मेहनत करूंगी और मैं ईमानदारी से काम करूंगी, अगर मुझे इंटर्नशिप भी मिल जाएगी ना मैं उसमें भी खुश हूँ। टीचर लुओ कहते हैं कि ये सारे फैसले कमेटी के हाथ में होते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। क्याओजिन यहाँ पे सच में अपने मन की बात बोलने लग जाती है अब कि मैं हमेशा क्यूइंग से जलती रही हूँ, मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ कि सारे लोग केवल और केवल उसे ही पसंद करते हैं, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं हैं और इसी जलन के कारण मैंने ये सारी चीज़ें की। टीचर लुओ कहने लगते हैं कि तुम बाकी सारे लोगों से बहुत बेटर हो, तुम तो स्टार टुमारो कंपटीशन में भी सेकंड आई थी, यहाँ तक कि तू तो हमारी कंपनी की पहली कमेंटेटर थी, इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अगर मैं क्यूइंग की बात करूँ तो वो तुमसे इसलिए बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, वो हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेती है, पर कभी भी तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद को खुद ही से कंपेयर करना चाहिए। और वो इतना सुना के वहाँ से चले जाता है। क्याओजिन जब आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट लियू से मिल रही है और प्रेसिडेंट लियू ने ही उसको आइडिया दिया था कि वो टीचर लुओ से जाकर बात करे। वो ये भी कहता है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो हम लोग सारा का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्यूयू पे डाल देंगे कि उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया था और इस वजह से तुमने ये गंदे काम किए, तुम्हारा करियर साफ हो जाएगा इसके बाद और तुम तैयार होके आना, मैं कमेटी के बॉस को डिनर पे इनवाइट करूंगा और तुम कुछ अच्छी चीज़ें बोलना है तो शायद तुम्हारा काम बन सकता है। क्याओजिन कहती है कि क्यूयू मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं फंसाऊंगी और ना ही मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ, साथ ही मैं खुद को किसी से भी अब कंपेयर नहीं करने वाली, मैं स्टेप बाय स्टेप करके नीचे से अपना करियर दोबारा बनाऊंगी और सक्सेसफुल होंगी। लगता है कि क्याओजिन को फाइनली अकल आ चुकी है, पर प्रेसिडेंट लियू को रोक कर कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेरे कंपनी के साथ है, तुम मेरे बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा जो मैं कहूँगा। पर क्याओजिन उनकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और जियांगकोंग यहाँ पे मिया को वॉक करा रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है और मिया भी काफ़ी खुश होती है इन चीज़ों से। बाद में मैनेजर टोनी जियांगकोंग को कहता है कि मैं मिया पे बहुत दया करता हूँ, पहले तो उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, फिर उसकी आंखें चली गई और अब तो मुझे लग ही नहीं रहा कि उसका आगे कोई फ्यूचर है, साथ ही उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है।
अभी हम बस यही कर सकते हैं कि तुम जितना ज़्यादा उसके साथ रह सको उसके लिए अच्छा होगा। जियांगकोंग कहता है मैं बहुत कोशिश करूंगा केवल और केवल उसी के साथ रहने की। पर इधर जब मियाँ का फ़ोन बजने लगता है वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है, पर उसकी सेक्रेटरी वहाँ पे नहीं आ पाती और वो खुद ही उठ के फ़ोन लेने जाती है तो उसके हाथों से पानी गिर जाता है। फिर वो बॉक्सेस गिरा देती है, फिर गिटार गिरा देती है और उसको बहुत ही बेबस फील हो रहा होता है कि वो किसी की भी हेल्प के बिना अब कुछ भी नहीं कर सकती। वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है कि उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। इसी पॉइंट पे जियांगकोंग पहुंचता है और कहता है कि तुम ज़मीन पे क्यों बैठी हो, तुम उठी ही क्यों बेड से। और मियाँ उसको गुस्से में जाने को कहती कि मेरे पे प्लीज़ दया मत दिखाओ, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले रहना है। पर जियांगकोंग उसे हक कर लेता है, कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मियाँ रो रो के बोलने लग जाती है अगर मैं ज़िंदगी भर नहीं देख पाई तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ देने को तैयार हो। और ये चीज़ क्यूइंग देख लेती है जो कि फ्लावर्स लेके आई होती है मियाँ के लिए। और ये देख के मानो क्यूइंग का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जब वो फीनिक्स के स्टूडियो में पहुंचती है यी वहाँ पे होती है। वो उसे खुशखबरी देती है कि कमेंट्री कमेटी ने ऑनलाइन अपॉलॉजी पोस्ट की है तुम्हारे लिए और कि सब लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। टीचर लुओ इन सब में तुम्हारे साथ थे है ना। क्यूइंग कहती है टीचर लुओ ने पहले ही मुझे ये सारी चीज़ें बता दी है। और वो कोई रिएक्शन नहीं देती, वो बहुत ही सैड मूड में अपने रूम पे चली जाती है। यी बोलती है इसको क्या हो रखा है और वो उसके पीछे जाती है। तो क्यूइंग यी को कहने लगती है कि फीनिक्स में मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जब जियांगकोंग नहीं होता तब पिक्सी कैप्टन बन सकता है। और साथ ही टीचर लुओ ने मुझे ऑफ़र दिया है कि मैं ग्लोबल कंपटीशन में उनके साथ कमेंट्री करूं, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। फाइनली टाइम आ गया है अपने सपने पूरे करने का। यही कहती है कि तेरा जो भी डिसीजन होगा उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। दूसरी सुबह जब यी जुएन उठता है तो वहाँ पे जियांगकोंग आया होता है। वो जियांगकोंग को बताता है कि कल हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे तो वैसे ही मैं सोफे पे सो गया। जियांगकोंग कहता है किस बात का सेलिब्रेशन, उसको तो कुछ होश ही नहीं होती है क्यूइंग की। तो यी जुएन बताता है कि इस बात का सेलिब्रेशन कि असली गुनहगार पकड़े गए हैं जो कि क्यू यू और कियाओजिन थे और क्यूइंग से माफ़ी मांगी है उन लोगों ने। वो उसको बोलने लगता है कि तू कितना इग्नोर कर रहा है क्यूइंग को, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। तभी वो टेबल पे देखता है तो ब्रेकफास्ट रखा होता है और सबके लिए एक एक लेटर रखा होता है। लेटर देखते ही जियांगकोंग उसके रूम पे भागता है तो ना ही क्यूइंग वहाँ होती है और ना ही क्यूइंग का सामान वहाँ पे होता है। इतने में बाकी सारे लोग भी नीचे आ जाते हैं और यी जुएन सबको उनका लेटर देता है। तो ब्रदर सुन के लिए क्यूइंग ने लिखा होता है कि मैंने सिस्टर वेन से बोल दिया है वो आके इस टीम को लीडरशिप में हेल्प करेंगी। पिक्सी के लिए लिखा होता है कि पिक्सी अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे टीममेट्स हैं तुम्हारे लिए और अब तुम जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। ये जुएन के लिए लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे सारे बदबूदार सॉक्स धो दिए हैं और पूरे 18 पेयर्स हैं तुम्हारे सॉक्स के, तुम्हारे फाइनल्स तक का वो आराम से चल जाएंगे। साथ ही अगर तुम्हारे और यी के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि जल्द से जल्द यी को प्रपोज कर लो वरना लेट हो जाएगी। और जियालिंग के लिए लिखा होता है जिस टाइम पे तूने अपनी बैसाखी फेंकी थी गेम खेलने से पहले, मैं उसी टाइम समझ गई थी कि तू बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और तू बस ऐसे ही अच्छा खेलते रहना, मैं तुझे फाइनल्स में देखना चाहती हूँ। और जियांगकोंग के लिए लिखा होता है मुझे पता है कि अब तुम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हैं और मैं तुम पे एक बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अभी भी हमारा प्रॉमिस याद है कि हम दोनों एक दूसरे को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और इसीलिए मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। आई होप तुम अंडरस्टैंड करोगे। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगला जो पार्ट होने वाला है वो लास्ट पार्ट होगा, पर क्या लास्ट पार्ट में स्टोरी एक अलग ही टर्न ले लेगी? क्या जियांगकोंग दोबारा से मियाँ के पास चले जाएगा या वो क्यूइंग के पास वापस आएगा? देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।